Good morning everyone. What's up? Welcome back to my channel. In this video we are going to start a new chapter called Waves and Simple Harmonic Motion. ये दो अलग अलग sections हैं इस chapter के क्योंकि waves are somewhat related to simple harmonic motion. उनके अंदर भी extreme mean position होती है, वो भी एक periodic motion का type होता है जैसे कि simple harmonic motion होता है. इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हुक्स लॉ के बारे में. ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले वी नीड टू डिस्कस व्हाट इज़ हुक्स लॉ. हुक्स लॉ दिया था, डेफिनेटली नाम से पता लग रहा है, हुक वॉज अ फिजिसिस्ट हु गेव दिस लॉ. इस लॉ के अंदर एक बहुत सिंपल बात कही हुई है. इसको समझने के लिए यानी कि स्टेटमेंट पे जाने से पहले आई एम गोना गिव यू एग्जांपल, उसको ध्यान से सुनिए. मेरे पास यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ठीक है. ये स्प्रिंग अभी रेस्टिंग पोजीशन के अंदर है. मैंने इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाई और उसे डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है. ये स्प्रिंग यहाँ पर आ गया. अब ये इसकी रेस्टिंग पोजीशन थी जिसको हम लोग बोलेंगे मीन पोजीशन, ठीक है. मीन पोजीशन को याद रखिएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहा जाता है. अब जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, वो फोर्स से ये स्प्रिंग जो है वो क्या हो गया, शेप चेंज कर ली उसने अपनी, एक्सटेंड हो गया, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली. इस डिस्प्लेसमेंट को या एक्सटेंशन को हम एक्स से शो कर रहे हैं, सही है. अब ये जो मैंने डिफॉर्मेशन की है और जो मैंने फोर्स लगाई थी, उस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोल सकते हैं, राइट. The force that is applied on a body, especially on an elastic body, to deform it is called as deforming force, ठीक है. अब जब ये अपनी मीन पोजीशन से एक अपने लिमिट की एक्सटेंशन तक जाएगी कि इससे ज़्यादा ये एक्सटेंड ही नहीं हो सकती, तो अगर इससे ज़्यादा आप एक्सटेंड करोगे इसकी इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो जाएगी और ये स्प्रिंग जो है वो टूट सकता है. सिंपल सी बात है ना, ठीक है. इस पोजीशन को हम बोलेंगे क्या, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है. अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब आप इस स्प्रिंग को छोड़ोगे, इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना छोड़ दोगे, तो दोबारा से ये बॉडी अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगी. लेकिन उससे पहले होगा क्या, ये बॉडी यहाँ पर गई, उसके बाद जैसे ही मैंने इसे छोड़ा दोबारा से अपनी मेन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी, लेकिन इस डायरेक्शन में चली जाएगी क्योंकि इलास्टिक बॉडी है, राइट. तो डायरेक्टली अपनी मेन पोजीशन में नहीं आ सकती, ये पहले अपनी मेन पोजीशन पे आएगी, उसके बाद दोबारा से डिफॉर्म होगी क्योंकि इसके अंदर वो फोर्स अभी तक है, तो ये बॉडी यहाँ पे जाएगी, ठीक है. तो ये भी इसका एक एक्सट्रीम पॉइंट होगा. तो आप देख रहे हो जो मैंने फोर्स लगाई वो थी, समझ लीजिए इस डायरेक्शन के अंदर मैंने फोर्स लगाई थी, स्प्रिंग ऐसे एक्सटेंड हो गया था. लेकिन स्प्रिंग की जो टेंडेंसी है वो क्या है, मीन पोजीशन पे वापस आने की टेंडेंसी है. इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट तो असल में जो फोर्स हमने लगाई वो इस डायरेक्शन के अंदर थी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो दोबारा से मीन पोजीशन की तरफ हुआ. इसका मतलब ये है कि जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो इसीलिए यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. अब देखिए जो मैंने फोर्स लगाई वो थी डिफॉर्मिंग फोर्स, लेकिन जो इलास्टिक बॉडी खुद फोर्स लगाती है अपनी मीन पोजीशन पे आने के लिए उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है. और जो डिफॉर्मिंग फोर्स होती है और जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो इक्वल होगी, तभी बॉडी मीन पोजीशन पे आएगी. सही हो गया. यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक बॉडी थी, ये स्प्रिंग है, ठीक है. स्प्रिंग को हम थोड़ा सा, ये उसकी मीन पोजीशन है, हमने क्या किया, हमने इसको एक्सटेंड किया, डिस्प्लेसमेंट हुई उसके अंदर, ठीक है. और दोबारा से बॉडी क्या हुई, दोबारा से बॉडी अपनी पोजीशन पे आ रही है. तो फोर्स हमने लगाई इस डायरेक्शन के अंदर, लेकिन बॉडी की डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन की तरफ हुई. ये जो फोर्स से मीन पोजीशन की तरफ मूवमेंट होगी, इसको बोलेंगे, इस फोर्स को बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि हर इलास्टिक बॉडी के अंदर होती है, ठीक है. तो अब यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो बराबर होती है, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ एन इलास्टिक बॉडी, या और यहाँ पे दोनों चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती हैं. तब यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे मैग्नीट्यूड शो नहीं कर रहा, पर आपको डायरेक्शन शो कर रहा है,
ठीक है। अब ऑफ कोर्स जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करोगे, यहाँ पे आएगा एक कांस्टेंट जो कि हम लोग के का इस्तेमाल करेंगे। इस कांस्टेंट को स्प्रिंग्स कांस्टेंट कहा जाता है, इस पे ऊपर हम आते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि डेफिनेशन के बारे में। हुक्स लॉ क्या कहता है? द रीस्टोरिंग फोर्स, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन विद इन द इलास्टिक लिमिट। विद इन द इलास्टिक लिमिट मैंने समझाया था क्या होता है कि भाई एक्सट्रीम पोजीशन, ये भाई इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, इसके अगर आप इसके बाद अगर आप इसे एक्सटेंड करते हो और ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो क्या होगा? बॉडी की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी, बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी परमानेंटली, टूट जाएगा, स्प्रिंग टूट जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए इलास्टिक लिमिट का मतलब वही होता है कि भाई इतनी कैपेसिटी है स्प्रिंग की, इसके बाद अगर आप डिफॉर्म करोगे तो इसकी जो सलाहियत है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम लोग हमारे इसके बारे में। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करोगे तो के आएगा। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ध्यान से सुनिएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट को हुक्स कांस्टेंट या फिर आप इसे स्प्रिंग कांस्टेंट, हुक्स कांस्टेंट और मेरे ख्याल से इलास्टिसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? देखो, के बराबर हो जाएगा किसके? फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। इसका मतलब के का जो यूनिट है, हुक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर। इसकी डायमेंशन आप फाइंड कर लो तो इसकी डायमेंशन आएगी m(t-1) या फिर आप इसे ml(0)t-1 इस तरीके से भी लिख सकते हो। अच्छा, इसकी डायमेंशन इसकी डायमेंशन सेम होती है जैसे कि सरफेस टेंशन की डायमेंशन होती है, तो दोनों की डायमेंशन सेम होती है। उसके बाद अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं हुक्स लॉ के बारे में। सबसे पहले हुक्स लॉ को लॉ ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जाता है। के को हुक्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट और इलास्टिसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। एफ टी जो है वो डिफॉर्मिंग फोर्स होती है जो आप लगाते हो, ठीक है, जो आप लगाते हो वो डिफॉर्मिंग फोर्स है। फिर दोबारा से जो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, वो फोर्स जो स्प्रिंग लगा रहा है एज अ रिएक्शन टू योर डिफॉर्मिंग फोर्स, उस फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रीस्टोरिंग का मतलब क्या है? दोबारा से स्टोर करना अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, ठीक है। दोनों इक्वल होती है ये फोर्स, तभी बॉडी अपनी दोबारा से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ पाती है। तो ये था इंट्रोडक्शन टू हुक्स लॉ। इसके अलावा दो तीन और इम्पोर्टेंट बातें हैं। देखो, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। एक इलास्टिक बॉडी क्या होती है? A body which have elasticity in it, or which have the tendency to come back to its original position is called an elastic body. अगर मैं आपसे कहूँ, ये बहुत फेमस एग्जांपल है वैसे तो, आयरन और रबर, इन दोनों में से इलास्टिक कौन है? दोनों में से इलास्टिक कौन होगा? रबर होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन नहीं, रबर नहीं होगा। रबर इज़ लेस इलास्टिक देन आयरन, यानी कि आयरन ज़्यादा इलास्टिक होगा। लेकिन ये कैसी बात हुई? आयरन को तो आप स्प्रिंग कैसा होता है, आप ऐसे खींचो दोबारा से जल्दी से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन आयरन तो ऐसा नहीं करता, रबर कर सकता है, लेकिन फिर भी आयरन जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है। द क्वेश्चन इज़ हाउ। देखो, इलास्टिसिटी की दो डेफिनेशंस हैं, दो कंडीशन। फर्स्ट क्या है? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। एंड सेकेंड कंडीशन होती है इलास्टिसिटी की। ध्यान से सुनना, ये समझ आ गया तो आपको आंसर मिल जाएगा। सेकेंड कंडीशन जो होती है इलास्टिसिटी की वो ये होती है कि द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ये भी इलास्टिसिटी होती है। और आयरन रबर दोनों में से कौन अच्छे से अपोज करेगा डिफॉर्मिंग फोर्स को? डेफिनेटली आयरन करेगा। रबर के ऊपर आप फोर्स लगाओगे थोड़ी सी, वो डिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन आयरन के ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो डिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। जल्दी तो दूर की बात है, वो डिफॉर्म नहीं होगा, वो बहुत अच्छे से अपोज करेगा डिफॉर्मिंग फोर्स को। तो ये भी इलास्टिसिटी होती है। तो अगर आप बात करें इलास्टिसिटी की, आयरन है या फिर रबर है, तो डेफिनेटली आयरन इज़ मोर इलास्टिक दैन रबर, ठीक है। आयरन बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है एज़ कम्पेयर टू रबर। तो ये था इंट्रोडक्शन टू हुक्स लॉ। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट small things were there. Hopefully that was very helpful for you. In the next video, we'll see Hooke's law in relation with stress and